माया को होश आ गया था और उसने खुद को एक अनजान जगह पाया। वो इस जगह को जानती नहीं थी, लेकिन यहां से उसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी। उसने अपने आप को चेक किया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। जब उसने इस बात की पुष्टि कर ली कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो वो कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आ गई, जहां उसने देखा कि एक आदमी सोफे पर खर्राटे मारते हुए सो रहा है। सोफे के पीछे का हिस्सा माया की तरफ था, इसलिए वो उस आदमी को देख नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि शायद ये शशांक और गुरु जयदेव का पहरेदार है जो उस पर नजर रखने के लिए वहां है। माया ने सही मौका पाकर वहां से भाग निकलना ही सही समझा, इसलिए वो ध्यान से दरवाजे की ओर बढ़ी और सिर के बल लेट गई। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए 4 पैरों पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंची, माया का डर और टेंशन बहुत ज्यादा था। वो बस कैसे भी बिना उस आदमी को जगाए वहां से भाग जाना चाहती थी। माया दरवाजे के बहुत करीब थी जब उसने डरते हुए ये देखने की कोशिश की कि वो आदमी जग तो नहीं जाएगा, और जैसे ही उसने अपना सर घुमाकर देखा तो उसके सामने का नजारा मानो जैसे एकदम से बदल गया। धीरे धीरे माया ने आखिरकार सोफे पर सो रहे आदमी की शक्ल देख ली। मूल रूप से वो एक चोर की तरह सावधान थी। जब माया ने सोफे पर सो रहे व्यक्ति को देखा तो उसने अचानक अपना कंट्रोल खो दिया और जोर से आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। माया हैरानी में पत्थर की तरह जम गई थी। आश्चर्य, भय, सभी प्रकार की भावनाएं उसके हृदय में एकदम से उमड़ पड़ी। जब सभी तरह के अजीबोगरीब भाव आपस में गुंथे तो उसका खूबसूरत चेहरा बेहद जटिल हो गया और कांपते हुए होंठों से धीरे से उसके मुंह से निकला, कार्तिक। माया से रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। कहीं ना कहीं उसे अब भी ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मसल ली कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। उसे अब भी कार्तिक दिखाई दे रहा था। हाँ, वाकई में वो कार्तिक ही है और इस समय वो ठीक उसके सामने था। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कार्तिक यहां क्या कर रहा था। तब माया को एकदम से याद आया कि जब उसे शशांक और गुरु जयदेव उसके सामने थे तो उसने जो डिस्ट्रेस मैसेज भेजा था वो कार्तिक के लिए ही था। उसे उम्मीद थी कि कार्तिक उसे बचा सकता है, लेकिन मैसेज भेजने के बाद उसे पछतावा भी हुआ था, क्योंकि कार्तिक कमजोर था और वो एक महागुरु का मुकाबला कैसे कर सकता था। कार्तिक से मदद मांगना उसकी एक अवचेतन क्रिया थी। माया के पैर आगे नहीं बढ़ सके। जब वो सोफे के सामने गई तो वो रुक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कार्तिक ने उसे बचाया, और अगर नहीं तो वो यहां कैसे पहुंची। कल जब कार्तिक ने माया को बचाया था तो वो उसे अपने किराए के घर में ले आया था और पूरी रात उसकी रक्षा की। रात भर जागकर कार्तिक ने माया का ख्याल रखा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि माया अब ठीक है, तब ही कार्तिक सोने बाहर आ गया। माया के लिए चिंतित तो वो था ही, लेकिन शायद वो बहुत उत्साहित भी था और आधी रात तक जागने के बाद ही सो पाया था। माया धीरे धीरे कार्तिक के पास ही नीचे बैठ गई और कांपते हुए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। वो कार्तिक के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन अचानक एक ख्याल आया और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो डरी हुई थी। हाँ, माया कार्तिक का नाम आते ही बहुत डरपोक बन जाती थी। उस समय अगर उसने कार्तिक का साथ दिया होता, अगर वो बिना किसी हिचकिचाहट के कार्तिक के साथ खड़ी होती और अपने मॉम डैड के प्रेशर में नहीं आई होती, तो वे दोनों अलग नहीं होते।
हर बार जब वो कार्तिक की उदास अभिव्यक्ति के बारे में सोचती थी तो वो खुद को दोषी पाती थी और पछताती थी। इन 3 सालों में उसने खुद को एक पल के लिए भी माफ नहीं किया था। ये वो थी जो अपने औसत परिवार और उससे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति के बीच झूल रही थी। सोए हुए कार्तिक को देखते हुए माया की आंखें थोड़ी लाल थीं और अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। 3 साल में पहली बार वो खुश थी और वो भी इतनी कि वो खुशी से हंस पड़ी। और इस खुशी का कारण कार्तिक था, जिसे वो आज इतने सालों बाद आसानी से छू सकती थी। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। माया ने कार्तिक के सोते हुए चेहरे को देखा और महसूस किया कि वो 3 साल पहले से भी ज्यादा मैच्योर हो गया था। उसका रंग उससे कहीं बेहतर था जो उसे याद था। उसका चेहरा पहले जैसा पीला नहीं था। पहले कार्तिक का शरीर कमजोर था, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता था और लोगों को बचाना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी था। मेहनत से पढ़ाई करके वो एक डॉक्टर बना था और हमेशा लोगों की मदद करता था। माया को कार्तिक की जिस चीज ने सबसे ज्यादा मोहित किया था वो शायद उसकी साफ आत्मा ही थी। कॉलेज में कई लोगों ने माया को प्रपोज किया था। कई सारे लड़के थे जो उसे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन कार्तिक उन सारे लोगों के विशाल समुद्र में से केवल एक था। क्योंकि वो एक अनाथ था और उसका शरीर कमजोर था, उसने हर बार अपने आप में हीन महसूस किया था और माया के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया था। उसने बहुत से प्रेमी प्रेमिकाओं में से केवल उसकी ओर देखा था। स्कूल में हाई स्टेटस वाले उन उम्मीदवारों को लगता था कि उनमें से किसी एक को माया द्वारा पसंद किए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। उन्होंने कार्तिक का मजाक भी उड़ाया था कि वो अपनी हदों को नहीं जानता था और माया जैसी हुस्न की परी के सपने देखने की कोशिश भी कर रहा है। उसके जैसा गरीब इंसान माया के योग्य कैसे ही हो सकता है। कार्तिक जानता था कि वो उन अमीर परिवार के लड़कों की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल चुपचाप बस माया को पसंद कर सकता था, लेकिन कभी भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हर सुबह वो चुपचाप डॉर्मेट्री मैनेजर से माया को नाश्ता देने के लिए कह देता था। ऐसा उसने लगातार 4 साल तक किया था, बिना उससे कुछ कहे और बिना माया को अपने प्यार के बारे में पता चलने देने के। वो तो अगर उस दिन माया ने हॉस्टल मैनेजर से पूछताछ नहीं की होती तो उसे कभी ये पता ही नहीं लग पाता कि उसे नाश्ता देने वाला व्यक्ति कार्तिक था। माया ने कार्तिक की सद्भावना के इस इशारे को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। कार्तिक ने उन अमीर घरानों के लड़कों से ज्यादा ईमानदार होने की पहल की थी। उन सभी लड़कों ने माया से मीठी मीठी बातें कहीं, उसे फूल और गहने दिए और उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया। वे हर जगह बस एक दूसरे से कंपीट ही करते रहते थे। इन आलीशान गतिविधियों के अलावा उन्होंने कभी और कुछ ऐसा नहीं किया था जो माया को असल में स्पेशल फील करवा सके। वो लोग तो ऐसा सोचते और बिहेव करते थे मानो माया पहले से ही उनकी थी। ये ऐसा था मानो उसे उससे प्यार हो जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा और ताकत होगी। लेकिन माया से कोई नहीं पूछता था कि उसे क्या चाहिए, वो क्या सोचती है, क्योंकि माया तो इस माहौल से घृणा महसूस कर रही थी। केवल कार्तिक के साधारण नाश्ते ने माया के दिल को पिघला दिया था। उसके जन्मदिन की पार्टियों में से एक खत्म होने के बाद वो गलती से नदी में गिर गई थी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नदी में नहीं कूद पाया था। उन्होंने उसे बचाने के लिए पानी में जाने की हिम्मत ही नहीं की। हालांकि माया एक स्पेस प्रैक्टिशनर थी और वो ठीक ही रहती, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन ये देखकर कि उसे किसी ने नहीं बचाया और ना ही किसी ने कोशिश भी की, वो उन लोगों के स्वभाव को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकती थी। और जैसे ही माया तैरकर वापस किनारे तक आने वाली थी,
उसे एक इंसान उसकी ओर तैर कर आते हुए दिखाई दिया। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कार्तिक था। माया ने कार्तिक को अपनी बाहें लहराते हुए, पानी को चीरते हुए, अपने दांतों को जकड़े हुए उसकी ओर तैरते हुए देखा। वो अपने दिल की गहराई तक हिल गई थी। माया अपनी जगह पर रुकी, पानी में फ्लोट कर रही थी और कार्तिक की प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे कोई राजकुमारी खुद को बचाने के लिए आ रहे एक शूरवीर की प्रतीक्षा कर रही हो। और आखिरकार कार्तिक ने माया को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक वो बीमार पड़ गया। उन कुछ दिनों में माया कार्तिक की देखभाल कर रही थी। उस समय माया ने कार्तिक को अस्पताल के बिस्तर पर बुखार के साथ लेटा हुआ देखा और उसका चेहरा थका हुआ था। उसने कहा कि उसका शरीर कमजोर है, इसलिए उसे माया को बचाने पानी में नहीं कूदना चाहिए था। हालांकि उसके शब्द उस पर निर्देशित थे, लेकिन उसका दिल उससे हिल गया था। उसके बाद ही कॉलेज में एक दिन माया ने सबके सामने कार्तिक के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। जब उसने सबके सामने कार्तिक को उसे किस करने के लिए कहा था, वो उन दोनों का पहला और सबसे यादगार चुंबन था। दोनों एक दूसरे के हो गए थे और बस तभी से दोनों डेट कर रहे थे। उस समय इस घटना से पूरे कॉलेज में कोहराम मच गया था। एक कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी जो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी, और दूसरा एक अनाथ साधारण व्यक्ति था जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। उन दोनों को असल में प्यार हो गया था, लेकिन बाकी कॉलेज के लोगों के लिए ये बहुत फनी था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बेशक उन दोनों ने अपने डेटिंग के दिनों में स्वाभाविक रूप से कई प्रकार के फ्रिक्शंस का एक्सपीरियंस भी किया था। उदाहरण के लिए, किसी अमीर इंसान ने कार्तिक से माया को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन माया कार्तिक को नापसंद नहीं करती थी और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मानती थी कि कार्तिक भरोसे के लायक व्यक्ति है। आखिरकार दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया और गुपचुप तरीके से सबसे छुपकर शादी कर ली। लेकिन कार्तिक को माया के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो तो उसके घर में रहकर घर जमाई बनने और उपहास सहने को भी तैयार था, लेकिन माया के घर वाले फिर भी नहीं माने। दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा घर बनाया, एक प्यारा सा विला खरीदा जो उनके प्यार का आशियाना था। लेकिन फिर माया के घर वाले शशांक बब्बर को उनकी जिंदगी में ले आए। शशांक के हस्तक्षेप ने कार्तिक को लगभग ध्वस्त कर दिया था और उसकी वजह से कार्तिक ने अपना सब कुछ खो दिया था। और आखिर कार्तिक और माया दोनों अलग अलग कारणों से अलग हो गए। माया ने उस समय के अंशों को याद किया जब वो और कार्तिक मिले थे और फिर अलग हो गए थे। वो उसके सामने खड़ी उसकी यादों में ही खोई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कल ही हुआ हो। तुम जाग रही हो? माया उसकी याद में डूब गई थी और अचानक उसे एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। माया चौंक गई और अचानक उसकी यादों से बाहर निकल आई। वो लड़खड़ा कर उठ खड़ी हुई। माया ने गलती से कॉफी टेबल को छू लिया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर गिर गया। क्या माया और कार्तिक एक दूसरे से बात करके अपने गिले शिकवे दूर कर पाएंगे, या कोई नई गलतफहमी उनके बीच की दूरियों को और बढ़ा देगी? क्या होगा कार्तिक और माया का रिएक्शन जब 3 साल बाद दोनों एक दूसरे से बात करेंगे?